हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। तो सबसे पहले आपको आज की वीडियो में, आज के ब्लॉग में खुशामदीद। तो अगर बात की जाए अपने मुल्क की सियासत की, अपने मुल्क की, तो पिछले 75 ईयर से कोई 20 या 25 साल छोड़ के हार्डली सुनहरी दौर गुजरा है, जिसमें कुछ साल अमरीत के हैं और कुछ साल जमहूरी हैं। तो बाकी जो भी ज़माना गुजरा है, जो भी वक्त गुजरा है हमारी सियासत का, हमारी अमरीत का, वो बहरहाल एक स्याह दौर गुजरा है और जिसमें काफ़ी ज़्यादा स्कैंडल भी सामने आए, काफ़ी ज़्यादा करप्शन के केसेस भी सामने आए और हमने ये भी देखा कि काफ़ी ज़्यादा सियासतदान अंदर जेलों में भी गए हैं। काफ़ी ज़्यादा सियासतदानों को फांसी घाट भी उतारा गया है। मतलब फांसी घाट तो काफ़ी उतारा गया है, लेकिन जेल वगैरह काफ़ी सियासतदान गए हैं। तो एक ऐसा ही स्कैंडल जो है, ऐसा ही करप्शन का केस सामने आया 1999 में, जिसको मेहरान गेट या मेहरान स्कैंडल भी कहा जाता है। आपने अक्सर नाम सुना होगा। तो क्या था, उसकी तारीख क्या है, वो क्यों पेश हुआ, कैसे पेश हुआ, ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो होता कुछ यूँ है कि 1988 में जब ऑपरेशन मिडनाइट जैकल्स नाकाम होता है, और ऑपरेशन मिडनाइट जैकल्स क्या था कि 1988 में बेनज़ीर की हुकूमत को जब गिराना मकसूद होता है, तो एक तारीख अदम एतमाद लाई जाती है, जिसको उस वक्त के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल मिर्ज़ा असलम बेग और उस वक्त के चीफ ऑफ ISI जो थे कालू खान, और उसके साथ ही जो IGI के सरबराह थे नवाज शरीफ, ये सारे बैक कर रहे थे। तो मकसद क्या था कि बेनज़ीर की हुकूमत गिराया जाए और अपनी पसंद की हुकूमत को लाया जा सके। तो हुकूमत गिराने का मकसद ये भी था कि एक बेनज़ीर अवामी लीडर थी, अवामी राय से आई हुई थी और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इसलिए कि एक अवामी राय के साथ और अवामी पॉपुलैरिटी के साथ आई हुई थी, तो इसलिए उसको स्ट्रॉन्ग कहा जा सकता है। वरना हमारे इस्टेब्लिशमेंट, जो हमारे मिलिट्री के इदारे हैं, उनको हमेशा ऐसी हुकूमत चाहिए होती है जिसको अपने इशारों पर नचा सकें, जिसको अपने मतलब एक चार अपने हाथों में रखे और वो कठपुतली हों। तो ये पीछे हमारे जो मुल्क की रिवायत है, ये आ रही है। तो इसी तरह 1999 में भी एक स्कैंडल बेनज़ीर की हुकूमत के सामने आया, जिसमें बेनज़ीर की हुकूमत में करप्शन के केसेस वगैरह और अकरबा दाखिली और खारजी अमूर पर सिफारिश, रिश्वत और भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सामने आई, और उसको रिपोर्ट किया था IB ने। तो IB वैसे वज़ीर आज़म के अंडर होता है, लेकिन उसने उस वक्त जो सदर थे गुलाम इसहाक़ खान, उसको रिपोर्ट किया, और गुलाम इसहाक़ खान ने अपने जो आईनी इख्तियार है उस वक्त सदर के पास होता था कि वो किसी भी जमहूरी हुकूमत का तख्ता पलट सकता था। तो उसने बेनज़ीर की हुकूमत का तख्ता पलट दिया। लेकिन उसके साथ उस वक्त भी जो जनरल मिर्ज़ा असलम बेग और ISI के चीफ सतुरानी थे, और साथ ही IGI के सरबराह नवाज शरीफ थे। और इन सारों का मकसद, इन सारों का जो प्लान था, किसी न किसी तरह से IGI की जो हुकूमत है उसको लाया जा सके और इनको हुकूमत दी जा सके। तो अब हुकूमत गिरने के बाद इलेक्शन की तारीख अनाउंस हो गई और तकरीबन 2 साल के बाद इलेक्शन होना था। लेकिन उस वक्त जो IGI के जो सारे पार्टी रहनुमा कदम पर सियासतदान थे, उनको पैसा चाहिए होता अपनी कैंपेन करने के लिए। तो साफ ज़रा का किसी भी सियासतदान या कोई भी पार्टी अगर कैंपेन करती तो उसको काफ़ी ज़्यादा पैसा चाहिए होता है, और पैसा लगता भी है। तो उसी तरह उनको भी चाहिए था पैसा, और उनको पैसे की ज़रूरत थी। तो उस वक्त इस्तेमाल किया गया जो स्टेट का इदारा था, हमारा स्टेट का बैंक था मेहरान बैंक। अब तो खैर नेशनल बैंक है, लेकिन उस वक्त स्टेट का जो बैंक था और वो था मेहरान बैंक, और उसका जो मालिक था यूनुस हबीब। तो जो रिपोर्ट या सामने आई उस वक्त की, तो जो गबन सामने आया था वो तकरीबन था 5.6 बिलियन या $160 मिलियन के बाद में $39 मिलियन इजाफी डिपॉजिट किए गए। और
यूज़ करने वाले कौन थे इसको इसको बैक करने वाले साहब ज़रा ISI थी और ISI का असद दुरानी था। तो उस वक्त होता ये था कि जो स्टेट का इदारा है उसमें इसका एक अकाउंट होता था ISI का, और ISI के अकाउंट में जो थी रकम ये सारी डिपॉज़िट की गई ताकि इसके जो सरबराह हैं, और डिपॉज़िट कौन सी रकम की गई, वो जो टैक्स पेयर की रकम होती है, जो आम पब्लिक का पैसा होता है, आम पब्लिक का, हमारा आपका जो भी बैंक में जमा होता है, नेशनल बैंक में टैक्स इंतज़ाम का पैसा, वो इस्तेमाल किया गया और ISI के अकाउंट में ट्रांसफ़र किया गया। और जब ट्रांसफ़र किया गया तो उस वक्त जो चीफ ऑफ ISI थे असद दुरानी, उसके लिए IGA के जो कलनामा प्लस सियासतदान थे उनको ट्रांसफ़र जारी किया गया, और ताकि वो BP के जो सियासतदान हैं उनका मुकाबला कर सकें। अब मुकाबला करने के लिए ट्रांसफ़र तो होगी रकम 1990 में या 1990 में हुई। तो बाद में जब 1992 में एक मतलब जो यूनुस हबीब मालिक था उसको इनाम के तौर पर, या जैसे भी कह लें, 140 मिलियन रुपए की रकम ISI के जो अकाउंट था, ISI का अकाउंट होता है बैंक में, उसके ज़रिए जारी की गई, ताकि जो यूनुस हबीब ने 1990 में IGA या ISI का जी की जो मदद की थी उसके कंपेंसेट उसके, या आप उसको इनाम के तौर पर कह लें, इनाम दिया था यूनुस हबीब को। तो आगे चलकर जब ISI चीफ चेंज हुआ, क्या जावेद अशरफ काजी को बनाया गया, तो उसने फैसला ये किया कि जो इसका इदारा है ISI के जो टैक्स का जो ISI के जो अकाउंट में जो पैसा है वो वापस स्टेट के इदारे को दिया जाए, और इसको जो मेहरान बैंक है, मेहरान बैंक को उसको नेशनल बैंक में साथ जमा किया जाए, नेशनल बैंक मतलब अंडर दिया जाए, और स्टेट का जो बैंक था नेशनल बैंक था, मेहरान बैंक। तो मेहरान बैंक वो पहले माली तौर पर ख़त्म था और वो डिफ़ॉल्ट कर चुका था, उसके बाद से रकम कहाँ से आती, तो वो रकम देने में नाकाम हुआ, और जो रकम थी वो ना जिसका, और डिफ़ॉल्ट कर गया। तो खैर 1994 में जब इसको ज़म किया गया मेहरान बैंक को इसके साथ NBP के साथ, तो NBP ने फिर जो रकम थी वो टैक्स खान की जो भी मालिक थे उनको अदा किया, और उस साल जो नेशनल बैंक को एक साल में नुकसान हुआ वो तकरीबन 1.2 बिलियन था। उसके बाद आगे आते हैं इनका हाल क्या हुआ। जो यूनुस हबीब था 1995 में वो गिरफ़्तार हुआ, वो तो कोई उसके डॉलर वगैरह के जो रेट वगैरह थे उसकी हेरा फेरी में, उसके बाद 1995 में फिर वो बैंक सेकेंड या बैंक फ्रॉड में गिरफ़्तार हुआ और उसको 10 साल की कैद सज़ा सुना दी गई। और उस 1994 में जो चीफ ऑफ एयर मार्शल था गुलाम असगर खान, ये आपने सुना भी होगा, गुलाम असगर खान का अभी तक एक केस चलता रहा है सुप्रीम कोर्ट में। उसने फैसला किया कि इन सारों के खिलाफ जो भी थे करप्शन करने वाले, जो भी मतलब जिन्होंने भी बंद किया था, इनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक मुकदमा चलाया जाए। तो खैर जो भी उसमें नॉमिनेट थे, असद दुरानी हो गए, मिर्ज़ा इस्लाम बेग हो गया, नवाज शरीफ हो गया, यूनुस हबीब हो गया, इन सारों के खिलाफ उसने केस दायर किया। तो आप खुद अंदाज़ा लगे हमारे अदालती सिस्टम का, जहाँ हमारे जुडिशरी का 1994 में दायर किया गया केस, 2000 में जब केस सुप्रीम कोर्ट में ख़त्म हुआ, तो जो उस वक्त के मतलब जितने भी जिनके खिलाफ केस दायर हुआ था वो सारे कसूरवार पाए और उन पर काफ़ी ज़्यादा जुर्माना भी किया। वो अलग बात है कि कानून किसी ने कुछ दिए नहीं और वो ऐसे ही जान छुड़वा कर चले गए, जैसे हमारे अदालती तारीख में होता है। लेकिन जो मेन केस था वो फाइल हुआ और सारे उसमें कसूरवार ठहराए गए। और खैर उसके बाद IGA की हुकूमत बनी। IGA की हुकूमत 1-2 साल चलने के बाद गुलाम साका ने फिर नवाज शरीफ की हुकूमत का तख्ता उल्टा, और जो नसीरुल्लाह वापस उस वक्त वज़ीर दाखिला थे,
तो कॉमेंट्स अपने में खड़े होकर ये बयान दिया कि जो उस वक्त फीफा वर्ल्ड के साथ आप थे फीफा वर्ल्ड खालिस 140 मिलियन रुपए की रकम थी, वो उस वक्त जो फीफा वर्ल्ड स्टाफ थे मिर्ज़ा असलम बेग उसके अकाउंट में की, और 140 मिलियन की करप्शन तो खालिस उन्हीं के अकाउंट में गई। तो खैर ये हुकूमत बन गई, करप्शन भी होगी, सारी चीज़ें होगी। तो फिर एक वो फिर मोहम्मद शाह खान ने अपना जो एक आप कह लें जमहूरी हक है या जिसको आप एक पावर कह लें, अपनी पावर इस्तेमाल की और फिर एक तो फिर बेनज़ीर के साथ मिलकर नवाज शरीफ की हुकूमत को गिरा दिया। तो नवाज शरीफ ने फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और ये हमेशा से लड़ते तो रहे हैं सिस्टम के, जुडिशरी के और भी बहुत सारी चीज़ों के। तो सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर नवाज शरीफ की हुकूमत को बहाल किया। ये एक अलग बात है कि आगे चलकर फिर परवेज़ मुशर्रफ से पटा हो गया, एक दो फिर फौजियों से पटा हो गया और एक हुकूमत फिर इसकी चली गई। तो ये आँख मचौली पिछले 75 ईयर से हम देख रहे हैं, कभी एक हुकूमत आती है कभी दूसरी, कभी एक हुकूमत आती है कभी दूसरी, और इनमें सब में जो पीछे हाथ होता है वो इस्टेब्लिशमेंट का होता है। तो आज के लिए इतनी, होप्स हो गया आपको वीडियो पसंद आएगी तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें ताकि हर अपडेट आप तक पहुँच सके। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, एक नए ब्लॉग के साथ, एक नए स्टोरी के साथ। तो इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।